हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हम आप लोगों के लिए यूनिट वाइज चीज़ें ला रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभी तक हमने आपकी रिसर्च के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कर चुके हैं। तो 2 यूनिट से रिलेटेड हमने अभी कुछ क्वेश्चन किए हैं ताकि हम आपको ये बता सके कि आने वाले समय में जो आपकी महामैराथन क्लासेस आएंगी उसमें आपका A to Z सारी यूनिट्स कंप्लीट करवा दी जाएंगी। अब देखो, हम तीसरे नंबर पे कर रहे हैं आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी उनके कॉन्सेप्ट, उनके नेचर, उनका प्रोसेस, ये सभी से रिलेटेड जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पेपर 1 की मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊं, यानी थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करें, तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और अपनी तैयारी और बेहतर बनानी होगी। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको क्लियर करूंगी कि जैसे कि हम अभी केवल क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से अभी इसको देख रहे हैं, देन उसके बाद आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। थ्योरी क्लासेस के बाद ताकि हम उनके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और एक चीज तो आपने हमेशा नोट की होगी कि अगर हम कोई चीज क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं तो इतना समझ में नहीं आता जितना अगर हमने थ्योरी पढ़ ली है, मतलब उनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, देन हमने प्रैक्टिस की है, तो वो चीजें हमारे माइंड में परमानेंट रहती हैं और हमें परमानेंट ही अपने माइंड में बैठाना है, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट तो जाती नहीं है, ये काम ही आएगा आपके। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इसके लिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। एंड पेपर 2 के लिए आपका जो होम साइंस सब्जेक्ट है उसकी मैं तैयारी करवाती हूँ। सो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आज की मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। उससे पहले आप मुझे सभी लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा क्या मेरी वॉइस आज क्लियर आ रही है, क्योंकि आज मैंने दूसरा माइक इस्तेमाल किया। एक्चुअली मैं पहले केवल फ़ोन से बनाती थी, मतलब माइक वगैरह नहीं था मेरे पास, लेकिन आज मैंने मंगाया है। इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर क्लियर आ रही हो ताकि हम ऐसे ही कंटिन्यू कर सकें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि जब संप्रेषण इच्छानुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय है कि प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करना चाहता है। प्रभावी संप्रेषण सूचना के आधार पर कार्य की एक प्रक्रिया है। सी है वाणी संप्रेषण से हमें संसार की भावनाओं का पता चलता है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये रहे आपके चारों ऑप्शन। आप एक बार इंग्लिश में देखिए और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ आपको मेरे साथ साथ आंसर करना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं अपने मार्क्स बताना चाहते हैं, लेकिन आप रफ कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइएगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए है वो आपका है सही उत्तर, यानी प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करना चाहता है। बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर, और पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है। ऑप्शन ए है विचार, बी है अवधारणाएं, सी है अर्थ और डी है शब्द। तो ये है क्वेश्चन, और इसके 2 ऑप्शन नीचे हैं, मैं अभी दिखा दूंगी। पहले ऊपर के क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड वर्ड्स। सो राइट आंसर इज मीनिंग, यानी जिसको हम कहते हैं अर्थ। ठीक है, यानी आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है। ए है संदेश ग्रहण के साथ हस्तक्षेप, बी है प्रभावी संप्रेषण, सी है संदेश की मौखिक और गैर मौखिक प्रतिपुष्टि, और डी है बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो ये चारों ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। प्रश्न आराम से पढ़ें और बताएं आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होके ही आंसर दीजिए, यानी जैसे हल्का सा पॉज कर दीजिए, देन क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी आपका बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण, ये आपका होगा राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। संप्रेषण में कौन सा बर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है। जैसे आज आपके बर्लो का पूछा गया है,
आपके अरस्तू के मॉडल पूछे जाते हैं तो उनमें से एक ना एक मॉडल आ जाता है, तो याद रखिएगा। SMRC, B है SMCR, C है SRMC और D है SRCM। तो यहाँ पे देखिएगा इसके मॉडल का, तो यहाँ आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी SMCR, ये आपका मॉडल है। ठीक, ऑप्शन जो बी है वो आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं। मतलब केवल संप्रेषण ही ऐसा माध्यम है जिससे लोग एक दूसरे को जानते हैं और स्वयं को भी जानते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, बी है महात्मा गांधी, सी है मार्टिन लूथर किंग और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसने कहा है ये आपको बताना है। प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। तो यहाँ बात की जाए आंसर की, तो आंसर होगा आपका क्या होगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन ए सॉरी राइट आंसर है। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने का क्षमता निर्भर करती है। मतलब निम्नलिखित में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है। शिक्षा के स्तर पर, बी है यह एक स्वाभाविक प्रतिभा होती है जिसे सीखा नहीं जा सकता, सी है औद्योगिकी के उपयोग पर और डी है अधिगम क्षमता पर। तो प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं आंसर क्या सही है। यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि मैं पूरी तरीके से आपकी प्रिपरेशन में मदद करूं तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि जब भी मेरी क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, तो इसलिए आपका वो जरूरी है। ऑप्शन डी ऑन लर्निंग एबिलिटी, यानी अधिगम क्षमता पर। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या है। यदि यह मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, या इसे हम क्या कहा जाता है। मध्यस्थता, प्रक्रिया, बातचीत या फिर लेन देन, संव्यवहार या विधि। तो यहाँ पे संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा। तो यहाँ इसे कहा जाएगा आपका प्रोसेस। इसे क्या कहा जाएगा, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। ये क्या है, एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से संप्रेषण की आवश्यक घटक कौन से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ। बी है आपका संकेत, स्रोत, गंतव्य, बातचीत और सहसंबंध। सी है संकेत, प्रतीक, समझ, संप्रेषण और संबंधी। और डी है प्रतीक, समझ, उद्देश्य, विचार, राय, गैर मौखिक संदेश और प्रतिक्रिया। तो ये चारों के चारों ऑप्शन है। एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, फिर हम आपको एक बार फिर से हिंदी में दिखा देंगे। इसको बढ़िया पॉज करके आराम से क्वेश्चन देखो और आराम से करो। अभी तो कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, सोर्स, मैसेज लगा के आपका फीडबैक एंड कॉन्टेक्स्ट तक। यानी आपका क्या होगा, स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल और नीचे ऑप्शन है प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है। क्षमा योग्य, बी है विस्मरणीय, सी है प्रतिवर्ती और डी है अपरिवर्तनीय। तो प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी नोटिफिकेशन, पीडीएफ वगैरह मिले तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। तो वहां पे आप क्विज भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक फायदा ये भी है कि आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे जिससे आप रीड करके एक बार, जैसे होता है ना कि हम पेपर देते हैं एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं तो वो चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, सो आंसर आपका क्या सही होगा, ऑप्शन डी, यानी आपका अपरिवर्तनीय, ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है।
कभी नहीं, बी है सदैव, सी है शायद ही कभी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है कि नहीं, मतलब होता है, ये आपको बताना है। सो यस, इसका आंसर है ऑलवेज, यानी सदैव। आंसर क्या सही है आपका? सदैव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है आपका, एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है? अच्छे संप्रेषण कौशल का उपयोग करने पर, ग्रहण शक्ति के प्रमाण को वापस दोहराकर, सी है प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना। यहाँ पे क्या होगा आपका? वांछित होगा, ठीक है, वांछित प्रतिक्रिया देना और संदेश को केवल पारस्परिक संप्रेषण में प्रेषित करना। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। और बताइए, तो यहाँ निगेटिव नहीं होगा, तो बताइए आंसर क्या सही होगा? सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करें। और यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है वो सी सही है, यानी क्या होगा आपका? प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित जो प्रतिक्रिया है उसको देना। ऑप्शन जो सी है वो आपका सही है। यहाँ पे क्या होगा आपका? वांछित होगा। मैं फिर से दोहरा दे रही हूं, ठीक। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? ऑप्शन है आपके, संप्रेषण में शरीर क्रियात्मक शोर को खत्म करना, ठीक है, यहाँ पे है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा है जहां गलत समझ जाने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। सी है जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके। और डी है उपरोक्त सभी। ये प्रश्न है, पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जिन्होंने अभी तक रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ करिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अगर आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है। यहाँ पे चांसेस ये बन रहे हैं कि हो सकता है आपके यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, तो क्यों हम ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करें। तो इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगातार कोशिश यही कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चंस करा सकूं, क्योंकि जितना क्वेश्चनों की अगर हम प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। यानी क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए? व्याख्या करना, कूट लेखन, सी है गूढ़ लिपि पठन और डी है आपका विस्तार करना। तो ये है आपका क्वेश्चन, पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। आपको ये जो क्लासेस मिलती हैं ये शाम के 5 बजे मिलती हैं, ठीक है, यानी इवनिंग पे 5 PM पर आपको ये मिलेगा क्लास। सो यहाँ पे आपको हो सकता है कि अगर मान लो दोनों क्लासेस हों कि होम साइंस की भी मैं करवाऊँ और आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की भी करवाऊँ, तो यहाँ पे ये चीज़ होगा कि आपका हो सकता है एक क्लास आपको 5 बजे मिल जाए, दूसरी क्लास आपको 6 बजे मिल जाए, तो उसी के आसपास आपकी क्लास होंगी। तो इस वजह से उसी टाइमिंग पे अगर आप क्लास देखेंगे तो ये चीज़ होता है ना कि जब भी कोई भी क्लास होती है अगर हम उसी समय देख लेते हैं तो वो हमारी चीज़ कंप्लीट हो जाती है, और अगर हम बाद के लिए कोई चीज़ छोड़ते हैं ना तो फिर वो बाद में कभी पूरी ही नहीं हो पाती। तो इसलिए जब भी क्लास हो आप तभी ज्वाइन करके अगर आप क्लास अटेंड कर पाओगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, साथ साथ में आपका कंप्लीट होता जाएगा। तो यहाँ आपके अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो आपका क्या होगा? इन कोडिंग, यानी आपका कूट लेखन आपका क्या है? राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और पूछा गया है कि एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्वधारणा, बी है स्व अनुभूति, सी है स्व जागरूकता और डी है आत्मसम्मान। ये आपका प्रश्न है, और बताइए आंसर क्या होगा। एक चीज अभी आपको और कमेंट बॉक्स में बतानी है कि आज आपको क्लास कैसी लगी है, और आप इससे बेहतर क्वेश्चन देखना चाहते हैं या इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है।
यानी आपका स्वधारणा ये आपका है राइट आंसर। यानी एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो क्या है, उसे कहा जाता है स्वधारणा। ठीक, तो ये है। और नेक्स्ट है आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15। लिखित में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? संकेत वाचन, कूट लेखन, लेन देन संव्यवहार और डी है द्विधारी संचार। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। एक बार इंग्लिश में देखें और देन आप आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना है आपको और इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपका देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है? आपके ऑप्शन है संदेश, प्रतिपुष्टि, कूट लेखन और डी है संकेत वाचन। कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है, ये आपको बताना है। प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। ऑप्शन जो आपका बी है यानी प्रतिपुष्टि, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता, स्पष्ट तथा उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? आक्रामक, असभ्य, स्वीकारात्मक या फिर अविवेकी। तो मतलब जो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त सरलता, स्पष्ट और उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए आपको बताना है किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, बताइए आप सभी आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर की, तो इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन जो आपका सी है ये आपका क्या है, राइट आंसर है, यानी स्वीकारात्मक, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आप सभी के सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है विचार व्यक्त करने या सूचना संप्रेषण के लिए अमौखिक माध्यम का प्रयोग होता है। बी है अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। सी है अधिकतर सूचना स्वतः ही स्पष्ट होती है और डी है ज्यादातर जानकारी प्रासंगिक होती है। प्रश्न पढ़िए आराम से और बताइए आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट, ये जो आपकी क्लास है आई होप आप सभी को पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी ये बेनिफिट मिले। वैसे एक चीज़ तो होती है, आप सभी जानते हैं कि कभी कोई क्लास हम लेते हैं और कोई क्लास हमें अच्छी लग गई कि भाई इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो हम कभी शेयर नहीं करते। मतलब शेयर करने में लगता है कि उसको भी ना प्रॉफिट हो जाए, तो ये डर ना हर एक बच्चे के अंदर होता है। बट कोई ना, यहाँ पे देखते हैं राइट आंसर क्या होगा आपका 18 का। ये आप सभी आंसर दे चुके हैं, तो 18 का जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है, ये आपका क्या है, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो अभी देखो हमने निम्न संदर्भ संस्कृति पढ़ा है, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उच्च संदर्भ संस्कृति। आपके ऑप्शन है अधिकतर जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संदर्भ में होती है। बी है अधिकतर संदेश बोलचाल के रूप में होता है। सी है अधिकांश लोग सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं और डी है अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है, जिसे कहा ना गया हो। ये रहा आपका प्रश्न और बताएं आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश करें और बताएं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो आई नो आप सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया होगा और राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका राइट आंसर है, यानी अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और पूछा है क्वेश्चन नंबर 20।
तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेश वाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है? प्रचुर मात्रा में जानकारी, बहुत ज्यादा आंकड़े, संक्षिप्त प्रमाण, या डी है तथ्यों का दोहराव। अब क्वेश्चन समझ पे आधारित है, आप समझ के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सभी आंसर दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, टू मच इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा आपका, वो प्रचुर मात्रा में जानकारी। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की कि कौन से मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेश वाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है, तो प्रचुर मात्रा में जानकारी, ये आपका क्या है, सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं? संप्रेषण चैनल मध्य का चयन करने पर, ठीक है, माध्यम होगा, मध्य नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, माध्यम होगा, माध्यम, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन, सी है संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना, और डी है संप्रेषण के लिए मीडिया का चयन करना। यह आपसे पूछा गया है, देखिए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए आप सभी स्टूडेंट, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, समय ही समय है हमारे पास। तो क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 21 का आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है, यानी संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और पूछा गया है कि व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का उपयोग किया जाता है? रेडियो और टेलीविजन, बी है ईमेल, सी है स्वर का लहजा, और डी है दृष्टि और ध्वनि। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का उपयोग किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। तो देखिए इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी आपका क्या होगा, दृष्टि और ध्वनि, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आप सभी के लिए क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से संकेतीकरण यानी इनकोडिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहित करने हेतु, बी है शोर समाप्त करने हेतु, सी है संदेश उत्पत्ति करने हेतु, और डी है संदेश की व्याख्या सुनिश्चित करने हेतु। तो प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट आराम से क्वेश्चन को हल मतलब देखें और आंसर करने की कोशिश करें, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो दूसरे पेज में है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ये है ऑप्शन, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन जो है वो दूसरे पेज में चले जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट। सो ऑप्शन जो आपका सी है ये इसका क्या है, आपका राइट आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन जो सी है यानी संदेश उत्पत्ति करने हेतु, ये क्या है, इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावित तब माना जाएगा यदि यह धीरे धीरे और स्पष्ट रूप में विपरीत हो, बी है यह एक शांत स्थिति में हो, सी है यह पूरी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, और डी है जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। यह आपका क्वेश्चन है और बताएं आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रश्न आराम से देखें और बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश में भी ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आपके पास आराम से समय है, आराम से प्रश्न देखें और आराम से आंसर करें। तो यहाँ पे अगर हम 24 के आंसर की बात करते हैं तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन जो आपका डी है ये इसका क्या है, राइट आंसर है,
तो जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 3 घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग हैं? संदेश, रिकॉर्डिंग और प्रतिक्रिया। बी है आपका शोर, प्रतिक्रिया और शब्द जाल। सी है संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। और डी है प्रतिक्रिया, संदेश और आलोचना। तो देखिएगा प्रश्न, एक सेकेंड, और बताइए क्या सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे बताइएगा राइट आंसर क्या है। सभी स्टूडेंट अपने अपने आंसर जरूर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन 25 की, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैसेज, नॉइज एंड फीडबैक। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और 26 है आपका, शब्द होते हैं गुण, बाधक, चिन्ह या फिर अनावश्यक। बताइए आंसर क्या होगा। अभी हमारे हाफ क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी हमने हाफ क्वेश्चन ही किए हैं, तो यानी लगभग 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 25 क्वेश्चन अभी आपके बाकी हैं। तो पेशेंस बना के रखिएगा, लास्ट तक आप सभी को क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार छोड़ दिया तो कई बार होता है कि हम दूसरे क्वेश्चनों पे उलझ जाते हैं, फिर वो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, फिर आप उसे भूल जाते हो। तो इसलिए कंप्लीट देखा करो, कोई भी क्लास देखो, ठीक है, समय निकाल के। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए और बताइए क्या होगा। वर्ड्स आर, ये रहे ऑप्शंस, और बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? साइन। ऑप्शन जो सी है यानी चिन्ह, ये आपका क्या हो सकता है, मतलब होगा क्या, है ही चिन्ह आपका राइट आंसर है। शब्द होते हैं चिन्ह। ठीक, चलिए 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स, ठीक है, के बारे में सही है? इमोटिकॉन्स के बारे में सही है। ये भावनात्मक सम्मेलन होते हैं। बी है विशेष रूप से अर्थपूर्ण शारीरिक हाव भाव। सी है ये भावनात्मक प्रश्न होते हैं। और डी है चेहरे के भाव को व्यक्त करते हुए अंकित प्रतीक। प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए। तो यहां अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, इमोटिकॉन्स की बात हो रही है, तो यहां आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिंबल्स यूज टू एक्सप्रेस, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो, यानी चेहरे के भाव को व्यक्त करते हुए अंकित प्रतीक, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास होती है तो मैं आपसे सामने ही पूछ लेती, लेकिन लाइव क्लास नहीं है, इस वजह से मुझे आपसे ऐसे पूछना पड़ रहा है। आपको कमेंट के ही माध्यम से बताना पड़ेगा कि मतलब अगर मैं सही स्पीड में पढ़ा रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत कीजिएगा, लेकिन अगर स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है या बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम से उस पर ध्यान दूंगी। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ होता है। ए है विचारों को कूटों में अनुवादित करना। बी है कूट की व्याख्या करना। सी है संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के मार्ग को अवरोधित करना। और डी है लोगों के बड़े समूह को संबोधित करना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप बताइए आंसर क्या होगा। तो सभी लोग आंसर कीजिए और इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, तो यानी ट्रांसलेटिंग आइडियाज इनटू कोड्स, तो यानी विचारों को कूटों में अनुवादित करना। ये ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क यानी आई कांटेक्ट करते हैं जब वह ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। बी है संप्रेषण में रुचि नहीं रखते। सी है बोल रहे होते हैं। या डी है व्याख्या कर रहे होते हैं। तो देखो आई कांटेक्ट कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और वो आपकी तरफ देख रहे हैं,
कोई भी हो सकता है, एनीवन, आप टीचर, पेरेंट्स, कोई भी, ठीक है, और आपकी तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब है आपकी आंखों में देख रहे हैं, इसका मतलब है वो आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कभी ऐसा नोट करिएगा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो आंखें इधर उधर घुमा रहे हैं, मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है आपकी बातों पर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हमारी आंखों के हाव भाव, हमारे बोलने बैठने और ये सब करने के जो तरीके होते हैं ना, उससे लोगों की पर्सनालिटी भी पता चलती है। हम कई बार होता है भाई, हम बोलते जा रहे हैं, सामने वाला जो व्यक्ति है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है हमारी बातों से, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो आप उनके जो बिहेवियर हैं, जो उनके आई कांटेक्ट हैं, जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, उनसे आप समझ सकते हो कि ये क्या सोच रहे हो और इनमें आपसे बात करने में इंटरेस्ट है या नहीं। तो आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क यानी चक्षु ना, हमारे आपने चक्षु खोल दिए, ठीक, तो आई कांटेक्ट करते हैं जब वह, क्या है 29 का आंसर, ध्यान पूर्वक सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई चीज ध्यान से सुन रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है, हम ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं, तो हम उनकी तरफ देखेंगे, तब हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगर हम इधर उधर देख रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, तो शायद हमें समझ में ही नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी होती है जब आप सामने किसी इंसान की बात सुन रहे होते हैं। अब ऑडियो में सुन रहे हैं तो वो तो नहीं, लेकिन अगर आप विजुअल रूप से कोई चीज देख रहे हैं तो आपकी आंखों का कांटेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य है। ऐसी स्थिति है जब प्रेरक और प्राप्तकर्ता जानकारी की विनिमय करते हैं। बी है संप्रेषण रिमूव मौखिक रूप तब ही सीमित होता है। सी है संप्रेषण रिमूव लिखित रूप में तब ही सीमित होता है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न देखें, बताएं क्या होगा। ये रहा आप सभी के सामने प्रश्न, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देना, हाँ आप सही है। अब बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अभी 20 क्वेश्चन बाकी हैं स्टूडेंट। आप सभी पानी वगैरह जरूर पिया कीजिए, गर्मी बहुत आ गई है और गर्मी में अगर पानी वगैरह की कमी हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पढ़ाई में मन तो वैसे भी नहीं लगेगा, बीमार हो जाओगे सो अलग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका सही उत्तर है। यानी ऐसी स्थिति है जब प्रेरक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय करते हैं। बढ़ते हैं अपने 31 क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके वक्त के शब्दों के वितरण की तीव्र गति, बी है संदेश में अत्यधिक जानकारी होना, सी है मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन रहा। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे भी आपको बेनिफिट बहुत मिलता है भाई। देखो, क्विज करने का मौका मिलेगा, एंड कई दिनों से मैंने वैसे पीडीएफ भेजी नहीं है, लेकिन वहां आपको पीडीएफ, नोटिफिकेशन और भी बहुत सारी चीजें आपको समय समय पे मिलती रहेंगी। जो न्यू अपडेट हैं, जो वैकेंसियां वगैरह आती हैं, वो भी मैं शेयर करती हूँ। तो बेसिकली आप जुड़ सकते हैं, एक चैनल है और एक ग्रुप है, ग्रुप में क्विजेज वगैरह होती हैं और आपके चैनल में नोटिफिकेशन वगैरह जाते हैं। वैसे आपको दोनों चीजें चैनल पे भी मिल जाएंगी, लेकिन जो ग्रुप आपका क्विज होता है, जो आपका संडे का होता है, वो आपको केवल क्विज में ही मिले, मतलब ग्रुप में ही मिलेगा। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मैं उसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला, ठीक। तो यहाँ देखते हैं जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो जब ऑल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो यहाँ पे हम उसी पे जा रहे हैं, यानी उपरोक्त सभी। लेकिन हमेशा मत मानिएगा कि उपरोक्त सभी सही है। यूजीसी नेट में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उपरोक्त जो सभी वाले हैं ना, बहुत कम ही सही होते हैं। तो वक्त के शब्दों के वितरण की तीव्र गति, यहाँ पे क्या है, वक्त नहीं है, वक्ता है, ठीक है। वक्त कहाँ से आ गया, वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्र गति, बी है संदेश में अत्यधिक जानकारी, सी है मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग, और यहाँ पे क्या है ऑप्शन डी। चलो
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है? ए है बुद्धिशीलता, बी है खोज संबंधी सहायक या ह्यूरिस्टिक, सी है साइबरनेटिक्स और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दीजिए और बताइए क्या होगा। क्लास में अच्छा लग रहा है या नहीं स्टूडेंट? आप सभी लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है, मौन मौन तो नहीं हो? नहीं, बोलते तो होगे, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई बोलते नहीं होगे। चलो यहाँ पे देखते हैं जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, साइबरनेटिक्स। ठीक, ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसी को श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है? किसी को नहीं, किसको? किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है? संदेश की मौखिक आलोचना, बी है संदेश की स्वीकृति, सी है संदेश की मौखिक क्रिया गैर मौखिक अनुक्रिया, ठीक है, और डी है संदेश में विरुचि। तो यहां देखिए क्या होगा, प्रश्न देखिए और बताइए आंसर क्या हो सकता है। 33 क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट बताएं आंसर इसका क्या होगा। तो यहां पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन जो सी है ये आपका क्या है, राइट आंसर होगा। यानी संदेश की मौखिक और जो गैर मौखिक अनुक्रिया है ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है आप सभी का, पूछा गया है कि जब हम अपने मन में विवरण को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन ए है अपने मन में नए विचारों को उत्पन्न करना, बी है जटिल सूचना को संसाधित और उसको वर्गीकृत करना, सी है सूचना का कठिन और सरल अवयवों में विभाजित करना, और डी है सरल सूचना को संसाधित और वर्गीकृत करना। चारों ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं। प्रश्न आराम से पढ़ें और बताइए आंसर क्या होगा। हम आप सभी के आंसर का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें और सिर्फ आप क्वेश्चन सिर्फ देखा मत किया कीजिए। देखने से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं याद होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से रीड करो, तब आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। यानी क्या है, जटिल सूचना को संसाधित और उसको वर्गीकृत करना, ये आपका आंसर है। 35 पे चलते हैं और 35 जो है वो पूछा गया है कि समाचार पत्र के संदर्भ में संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का अर्थ कहा जा सकता है? ए है लेख, बी है संपादकीय, सी है संपादक और डी है समाचार। तो समाचार, संपादक, संपादकीय या लेख, क्या होगा इसका आंसर? देखिए 35 क्वेश्चन को और बताएं इसका आंसर क्या सही होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहां पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी संपादक को पत्र, ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, एडिटर। चलिए नेक्स्ट है, संप्रेषण के संकेत वचन का अर्थ है संदेश का मूल्यांकन, विचारों का कूटों में अनुवाद, सी है संदेश की अस्वीकृति और डी है संदेश की व्याख्या। ये है आपका प्रश्न और एक बार आप इसे इंग्लिश में भी देखें और तब बताइए आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे जैसे हमने रिसर्च के क्वेश्चन किए हैं तो देखो जैसे आप जानते हो कि भाई रिसर्च आपके पेपर 1 में भी हेल्प करता है एंड पेपर 2 या होम साइंस में भी आपको मदद करेगा। तो रिसर्च तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिसर्च के भी क्वेश्चन करते हैं तो बढ़िया है। यहाँ पे मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे, तो उसको ज़रूर देखें, उससे थोड़ा सा आपको ये नॉलेज होगी कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं। तो पेपर 1 के भी मैंने कराए हैं और पेपर 2 यानी आपके जो होम साइंस है उसके भी मैंने करवाए हुए हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट 2024 की ऑलरेडी पड़ी हुई है, वहां पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर आराम से मिल जाएंगे और जिस तरीके के यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं उस तरीके के।
कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। तो यहाँ पे अगर 36 के राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी संदेश की व्याख्या। ठीक है, तो यानी आपका जो ऑप्शन है वो है आपका डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि संदेश जो कि एक संकेत है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? ए है एक प्रेषक के लिए उद्दीपन के रूप में, बी है एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में, सी है सामूहिक दर्शकों के लिए उद्दीपन के रूप में, और डी है शोर को कम करने का कार्य। संदेश जो कि एक संकेत है कौन सा कार्य करता है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए प्रश्न और यहाँ पे बताइए। वैसे क्वेश्चन जितने भी आज मैंने इनमें दिए हैं सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर 1 में मिलते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है ये प्रैक्टिस करने के लिए। जितना आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए। तो यहाँ पे मैं अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन लाऊंगी, जैसे मान लो आगे जाके आपको क्वेश्चन मिलेंगे संप्रेषण के प्रकार से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका जो यूनिट्स है उनके भी आपके सब यूनिट्स हैं, तो वहां से भी आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो ये सबसे जरूरी होता है ना कि आप अच्छे से एक एक पार्ट अलग अलग करके उनके क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपका एक पूरा थॉट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर रहेगा कि यस मुझे यहाँ से ये क्वेश्चन करने हैं, यहाँ से वो क्वेश्चन करने हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा मानना है कि अब आने वाले समय में जो हम नेक्स्ट जो क्लासेस लाएंगे उसमें अब धीरे धीरे हम संप्रेषण के जो प्रकार हैं उनसे पूरी रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे। तो ऐसे आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी बढ़िया हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं 37 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में। ऑप्शन जो बी है ये आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 38, एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या होती है? अप्रत्यक्ष अर्थ, बी है गुणबोध अर्थ, सी है सूचक अर्थ, और डी है प्रत्यक्ष अर्थ। तो देखिए प्रश्न और बताइए आंसर क्या होगा। यानी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव डिफिनेशंस ऑफ अ वर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, ये आपका क्या होगा? सही आंसर होगा, यानी सूचक अर्थ, ये आपका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। तो एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ होता है इसका सूचक अर्थ, बी है अप्रत्यक्ष अर्थ, सी है विलोम, और डी है गुणबोध अर्थ। तो एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ होता है ये आपसे पूछा गया है। तो अभी हमने देखा था वस्तुनिष्ठ, ठीक है, और अब हम देख रहे हैं व्यक्तिपरक। क्वेश्चन जैसे आपको सेम सेम लग रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? एक बार इंग्लिश में भी देख लें फिर हम बताएंगे। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ठीक है, यानी आपका गुणबोध अर्थ। ऑप्शन जो डी है ये आपका क्या होगा? सही होगा। अब आ गए हम क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिपुष्टि को स्पष्ट करता है? ए है केवल गैर मौखिक संप्रेषण, बी है पर्यावरण शोर, सी है प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया, और डी है केवल मौखिक संप्रेषण। तो प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट साथ साथ में आंसर देने की कोशिश करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो सही उत्तर आपका क्या होगा? वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर, यानी आपका जो आंसर है वो है प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया, ये आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और पूछा गया है आपसे कि एक प्रभावी संप्रेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो जब नहीं आए तो उसको वैसे गोला कर दो ताकि हमारे आंखों के सामने ये हाईलाइट होता रहे। भाषण पैटर्न को बदलने की, बी है उचित संकेतों की, सी है सामग्री में दक्षता की, और डी है आकर्षक व्यक्तित्व की। तो प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर होगा आपका अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से पढ़ा रही हूँ
स्पीड मेरी ज़्यादा है, तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि जब लाइव सेशन होता है उसमें तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, बट यहाँ पे लाइव सेशन नहीं है, प्रीमियम पे क्लास चलती है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं आपकी बातें नहीं समझ पाती हूँ। आपके फीडबैक के द्वारा ही मैं समझ पाऊंगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगी कि यस, जो क्लास है वो स्मूथ तरीके से चल रही है, वॉइस वगैरह सब क्लियर है नहीं है। आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कुछ मिस्टेक हुई तो मैं सुधार सकूं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द को उसके संदेशों की व्याख्या के लिए क्रोनेमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है? ए है गंध, बी है स्वाद, सी है समय और डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए समय, टाइम, ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो है क्या? समय। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि किस शब्द को उनके संदेशों की व्याख्या के लिए क्रोनेमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है, तो वो है आपका टाइम। और इस वक्त टाइम ही थोड़ा सा कमी है, समय है किसी के लिए नहीं रुकता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं समय के साथ साथ चल के, उतना ज़्यादा बेहतर है, नहीं समय कितना पीछे छूट जाता है पता ही नहीं चलता। संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता, ठीक है, आपके ऑप्शन है, एक चैनल है, बी है संदेश का कूट वचन करता है, सी है वह व्यक्ति है जो एक विस्तार का कूट लेखन करता है, और डी है संदेश हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ प्रश्न देखें एंड बताएं आंसर क्या होगा। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द रिसीवर, तो यहाँ 43 का आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, यानी संदेश का कूट वचन करता है, ये आपका क्या है? राइट आंसर है। यहाँ इंग्लिश में मे भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मिस्टेक्स मिल जाएं, क्योंकि बहुत बहुत बढ़िया इंग्लिश तो नहीं है, लेकिन यस, आपकी हिंदी में कोई भी मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी भी तो मैं उनको बिल्कुल सही कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनल का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है शोर, बी संदर्भ, सी प्रत्यक्ष वार्तालाप और डी है प्रतिपुष्टि। तो 44 का आंसर क्या होगा, देखिए और बताइए क्या सही है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डायरेक्ट कन्वर्सेशन, यानी प्रत्यक्ष जो वार्तालाप है, ये आपके आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उसकी व्याख्या के बारे में सही है? आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, यह सदैव नकारात्मक होती है, बी है यह सदैव सकारात्मक होती है, सी है यह मूल धारणाओं और पूर्व अनुभवों से संबंधित होती है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ चैनल की तरह बोलने लगूँ तो कैसा लगेगा आज की क्लास? हेलो, आप देख रहे हैं, वाह। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको भी देख लीजिए। आज की सबसे बड़ी ताजा खबर कि आज हम कम्युनिकेशन की क्लास कर रहे हैं, प्लीज देखना ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, सो क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार फिर से देख लेते हैं। 45 क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कथन अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करने उनकी व्याख्या के बारे में सही है? सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यह मूल धारणाओं और पूर्व अनुभवों से संबंधित होती है। ऑप्शन जो सी है, ठीक है, वो आपका राइट आंसर है। ठीक, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। श्रवण के बारे में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं, एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, बी है यह एक बाध्य कार्य है, सी है यह स्वाभाविक होती है, और डी है एक सहज ढंग से घटने वाली शारीरिक प्रक्रिया होती है। सभी स्टूडेंट आंसर करें और बताएं इसका राइट उत्तर क्या होगा। अच्छा, हम कई बार ऐसे देखते हैं कि हम जैसे यूट्यूब पे देखते हैं तो कुछ न्यूज़ें ऐसी होती हैं, उनके थंबनेल में देखो तो कुछ और लिखा रहता है, जब अंदर ओपन करो तो कुछ अलग ही होता है। तो मतलब काफी लोग अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन अच्छा है। यहाँ पे देखिएगा, राइट आंसर की बात की जाए, सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कैन बी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी यह एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से किसी को हम श्रवण का प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं?
एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगी हिंदी में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, निम्न में से किसको, ठीक है, किसको हम श्रवण का प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं, कह सकते हैं। यह गैर जो मौखिक है, यह मानव स्मृति पर निर्भर करता है, यह मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है, और डी है यह सदैव मौखिक होता है। देखिए प्रश्न और बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो 47 है उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इट मे बी वर्बल और नॉन वर्बल, यानी यहाँ पे यह मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है। ए है वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना, बी है चिंता अभिव्यक्त करना, सी है वक्ता के अर्थ की व्याख्या करना, और डी है वार्तालाप के माध्यम से अपनी राय प्रकट करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, मैं ऑप्शंस आपको दिखा देती हूँ। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो अभी आपके दो क्वेश्चंस बाकी हैं, यानी 49 एंड 50। सो लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा और मे बी वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला तो यहाँ पे सिर्फ आपको पछतावा होगा कि यस मैंने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे आपको पछतावा ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक क्या करें। तो यहाँ पे ये जो आपका 48 क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किसको हम प्रभावी श्रवण में शामिल कर सकते हैं। ए है असहमति की परिस्थितियों का निस्पंदन, बी है विस्तृत विश्लेषण, सी है संदेश का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निकालना, और डी है संदेश की प्रतिपुष्टि। ये रहा प्रश्न। अगर स्टूडेंट आपको क्लास थोड़ा सा लेट दिखे तो ये मत समझिएगा कि क्लास नहीं आएगी। एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चंस ढूंढने में और क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करने में थोड़ा सा मुझे समय लग जाता है कि यस मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊं जो सच में आपके लिए हेल्पफुल हो। मतलब मैं डेली आपको क्वेश्चन लेके आऊं और वो क्वेश्चन काम के ना हो तो कोई मतलब नहीं बनता उनका। तो इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है, और थोड़ा सा मैं अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। आरओ का है, सीटेट वगैरह का भी है, उनका भी मैं करवाती हूँ, तो इसलिए शायद आपको समय लग जाता है। लेकिन टेंशन ना लीजिएगा, आपका एग्जाम है तो मैं पूरी मेहनत आपके लिए करूंगी। तो यहाँ पे बात करते हैं आपके राइट आंसर की। सो राइट आंसर क्या होगा, फीडबैक ऑन द मैसेज। ठीक है, यानी आपका जो आंसर है वो क्या है, संदेश की प्रतिपुष्टि। ठीक, संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। ए है प्रतीक, बी है गैर मौखिक, सी है प्रदर्शन, और डी है काइनेसिक्स। ये रहा प्रश्न और बताइए आंसर क्या होगा। सो ये लास्ट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे। आने वाले समय में जो आपको प्रश्न मिलेंगे आप उनको गेस कीजिए, आपको या आप मुझे बता सकते हैं कि किस यूनिट से अभी आपको प्रश्न चाहिए, ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं यूनिट से आपके लिए प्रश्न लेके आऊंगी। हालांकि अभी टीचिंग और आपका रिसर्च तो आपको दोनों में मदद कर देता है, आपके पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। तो इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्च को आप और अच्छे से पढ़ें, आपके होम साइंस एग्जाम में आपका रिसर्च काफी मदद करता है। सो क्वेश्चन जो है आपका वो क्या सही होगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो डी है काइनेसिक्स, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। यानी आपका जो डी है ये आपका क्या है, सही उत्तर है। तो यहाँ पे आपको आंसर भी दिखेगा, मैं पीडीएफ इसको आप भेज दूंगी। एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ पीडीएफ भेजना और कोई याद भी नहीं दिलाता, इस वजह से। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे आंसर मेंशन कर दिए हैं, सो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देख के अपना कर सकते हैं। एंड ये रही आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास और मेरा एफर्ट आप सभी को पसंद आया हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और बेहतरीन क्लासेस लाऊं, तो इसके लिए आपका सपोर्ट और प्यार मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टीचर तभी ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर पाता है जब स्टूडेंट का बिलीव उन पे होता है
और स्टूडेंट उनके साथ जुड़े होते हैं। तो आपका जुड़ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितने लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार और अपना स्नेह बनाए रखिएगा। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्लासेज है उसके साथ। एंड थैंक यू, और अपने माता पिता और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।